अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट उर्दू ग्रामर जो आपके ना सिर्फ 6 to 12 CBSE NCERT बेस्ड है बल्कि तमाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप उर्दू से मुतालिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, चाहे किसी भी जमात से किसी भी क्लास से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी स्टैंडर्ड्स या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात हैं, जिसमें है इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो इस्म का मतलब है, इस्म वो कलमा या लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स के, यानी वो कलमा या लफ्ज़ है जिससे किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह का नाम मालूम हो, जैसे अहमद, पानी, लाल किला वगैरह। तो देखो, हमें ये पता चल गया कि इस्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस्म जो है किसी भी शख्स, किसी भी चीज़, किसी भी जगह के नाम को इस्म कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा और इंग्लिश में कहते हैं नाउन। तो किसी भी चीज़, जगह के नाम को हम क्या कहेंगे? इस्म। अब तीसरी चीज़ कौन सी है? तीसरी चीज़ है फ़ेल। अब फ़ेल के बारे में जानेंगे कि फ़ेल क्या होता है। तो फ़ेल वो कलमा है, यानी फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना। तो मैं काम का करना, जैसे हिंदी में कहते हैं ना क्रिया, काम हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? फाइल के थ्रू हो रहा है, यानी काम करने वाला कौन है? फाइल है। फाइल जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ता। कर्ता आपने सुना होगा। कर्ता कौन है? जो फाइल होता है। तो उर्दू में हम उसे फ़ाइल कहते हैं, और जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे हम क्या कहेंगे? फ़ेल। जैसे इसमें है खाना, पीना, हंसना, रोना। अब मैं कहूँ मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि मैं काम कर रही हूँ। यानी किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी शामिल होती है, और वो जो एक्टिविटी, यानी वो जो सरगर्मियाँ, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं ना उर्दू में सरगर्मियाँ, तो वो कहलाती है फ़ेल। यानी किसी भी तरह का काम या करना ज़ाहिर हो, यानी किसी भी तरह का काम हो, वो फ़ेल कहलाएगा। अब तीसरी जो ख़ास चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है वो है हर्फ। हर्फ किसे कहेंगे? तो वो अल्फाज जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम हर्फ कहते हैं। हर्फ आपको पता है, जैसे तक, पर, यानी दो अल्फाज को, दो लफ्ज़ को हमने क्या किया? जोड़ दिया, तो वो हर्फ कहलाएगा। चलिए, तो अब हम जानते हैं कि इस्म के किस्में कौन कौन सी है। तो इस्म के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कलमा या लफ्ज़ जिससे किसी शख्स, किसी जगह के नाम का मालूम हो, जैसे अहमद, पानी, लाल किला, यानी किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। तो इस्म की कौन सी किस्में होती हैं? तो इस्म की दो किस्में होती हैं। इस्म की दो किस्में होती हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो इसमें मारफा वो इस्म जिससे किसी ख़ास शख्स, जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझा जाए, जैसे मसलन असलम, चांदनी चौक, कुतुब मीनार वगैरह। मतलब किसी भी ख़ास चीज़ को क्या कहेंगे? इसमें मारफा कहेंगे, यानी इसमें ख़ास कहेंगे। और किसी भी आम चीज़ को इसमें नकरा कहेंगे। वो इसमें जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का इल्म ना हो, बल्कि वो आम हो, जैसे लड़का, कुत्ता, मकान वगैरह। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि जैसे मान लो मस्जिद। मस्जिद क्या है? मस्जिद हो जाएगा इसमें आम। लेकिन अगर मैं इसी को कहूँ जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद हो जाएगा इसमें ख़ास, यानी इसमें मारफा। अगर मैं आपको कहूँ मीनार, तो मीनार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मीनार हो जाएगा इसमें आम। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार हो जाएगा इसमें ख़ास। यानी कोई भी चीज़, अगर मैं कहूँ तालिब इल्म या लड़के, तो लड़के क्या है? इसमें आम है। लेकिन अगर मैं कहूँ जाहिद, अगर मैं कहूँ रेहाना, तो वो उसके नाम से उसकी सिफत ज़ाहिर हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसमें ख़ास, इसमें मारफा। तो इसमें आम और इसमें मारफा आप समझ चुके होंगे। जैसे मैं कहूँ स्कूल, तो वो हो जाएगा इसमें आम। लेकिन स्कूल के अलावा अगर मैं स्कूल का नाम लेके कहूँ कि प्रतिभा स्कूल, तो प्रतिभा स्कूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मारफा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसम की दो किस्में होती हैं, और वो है इसमें आम और इसमें ख़ास, यानी इसमें मारफा और इसमें नकरा।
अब हम पढ़ेंगे फ़ेल के बारे में कि फ़ेल क्या है। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। मसलन नवेद दौड़ता है, हम खेल रहे हैं। इन जुमलों में दौड़ता है, खेल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें फ़ेल हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो। जैसे शीला खाना पका रही है, रमेश दौड़ रहा है, वो स्कूल जा रहा है। यानी किसी भी तरह की एक्टिविटी नज़र आ रही हो, उसे हम क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। अब फ़ेल की मज़दर के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में दिखाई गई हैं? 2 दिखाई गई हैं, 2। ये है फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। बहुत ज़्यादा इससे सवालात आते हैं, चाहे वो आप 6 से लेकर 12 तक किसी क्लास में हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उर्दू क़वायद में ये वाले सवालात सबसे ज़्यादा आते हैं, जिनमें है फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। तो फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं? फ़ेल मारूफ वो फ़ेल जिसका फ़ाइल, अब फ़ाइल कौन होता है? फ़ाइल काम करने वाला। फ़ाइल कौन होता है? फ़ाइल जो होता है उसे हम कहेंगे कर्ता। उसे क्या कहेंगे? कर्ता। तो पहले आपको फ़ाइल पता होना चाहिए। वो फ़ेल जिसका फ़ाइल यानी काम करने वाला मालूम हो। जैसे सुहेल आया, अहमद पढ़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि शीला खाना बना रही है, काम करना ज़ाहिर हो रहा है तो वो फ़ेल है। लेकिन काम करने वाला भी ज़ाहिर हो रहा है। काम करना ज़ाहिर होना तो फ़ेल है, लेकिन काम करने वाला भी ज़ाहिर होना फ़ेल मारूफ कहलाएगा। और फ़ेल मजहूल, इसमें काम करने वाला मालूम नहीं होता। इसमें काम करने वाला मालूम नहीं होता। जैसे दरवाज़ा खुला, अब किसने दरवाज़ा खोला ये नहीं पता, लेकिन दरवाज़ा खुला है। कपड़े धुल गए, किसने कपड़े धोए नहीं पता चल रहा, पर कपड़े धुल गए। तो फ़ेल मजहूल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो वो क्या कहलाएगा? वो फ़ेल मजहूल कहलाएगा। और जिसका फ़ाइल मालूम हो यानी कर्ता मालूम हो, वो क्या कहलाएगा? फ़ेल मारूफ। अब ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं, उससे बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़माना क्या होता है और ज़माने की कितनी किस्में हैं। तो ज़माने की 3 किस्में होती हैं। ज़माने की 3 किस्में कौन सी? ज़माना माज़ी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल। तो माज़ी क्या होता है? पास्ट, यानी जो गुज़र चुका है। और ज़माना हाल यानी प्रेजेंट, जो हो रहा है, जो आज हो रहा है, वो ज़माना हाल है। और ज़माना मुस्तक़बिल जो फ्यूचर में होगा, जो फ्यूचर में होगा वो क्या कहलाएगा? ज़माना मुस्तक़बिल। ध्यान रखना, ज़माना माज़ी पास्ट, ज़माना हाल प्रेजेंट और ज़माना मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर। तो ज़माने की 3 किस्में होती हैं। तो ज़माने की 3 किस्में हैं। तो जैसे ज़माना माज़ी, वो ज़माना या वक्त जो गुज़र चुका हो, सबको पता है। पास्ट तो वो है जो गुज़र चुका है। और ज़माना हाल क्या है? वो ज़माना या वक्त जिसमें काम जारी हो, यानी जो काम जारी है, हो रहा है काम, वो क्या है? ज़माना हाल है। और ज़माना मुस्तक़बिल, आने वाले ज़माने या वक्त को ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। अब ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में? ज़माने के लिहाज से 3 किस्में। यहाँ 6 दे रखी है, ये थोड़ी सी गलती है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है, समझिए एक तरह से। तो ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में हैं मैं आपको वैसे ही बता दूं। ज़माने के लिहाज से 3 किस्में हैं और ये तीनों किस्में यहाँ दे रखी थी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ज़माने की किस्में कितनी हैं? तो 3 हैं। तो फ़ेल की भी जो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की किस्में हैं वो भी 3 हैं। ये समझ लीजिए आप। तो कौन कौन सी किस्में हैं? फ़ेल माज़ी, वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में किया गया हो। जैसे शहनाज आई, मैंने ख़त लिखा था। फ़ेल हाल, वो फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो। जैसे महमूद लिखता है, तुम गाना गाते हो। और फ़ेल मुस्तक़बिल, वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा। मसलन हम जाएंगे और तुम कामयाब हो जाओगे। तो ये 3 किस्में क्या है? ज़माने के लिहाज से फ़ेल की है। तो फ़ेल और इस्म आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब हम मज़ीद आगे चलकर और देखेंगे कि और ग्रामर में वाहिद जमा से मुतालिक सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, तो इसमें तादाद की 2 किस्में हैं। इसमें वाहिद जमा की यानी इसम की तादाद की 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। वाहिद वो इसमें है जो किसी एक शख्स या कोई एक चीज़ मुराद हो। जैसे लड़का, टोपी, कापी, ख़त, एक चीज़। लेकिन जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, जैसे लड़के,
टोपियाँ, कापियाँ, खतूत वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? जमा। आपको पता है लड़का है तो एक है, लड़के हैं तो बहुत सारे लड़के हैं, तो जो वाहिद चीज़ है वो वाहिद कहलाएगा, यानी जो एक चीज़ है वो वाहिद है। और जहाँ एक से ज़्यादा हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो सब क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जमा। ये भी, इससे भी सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी कभी इसकी तारीफ़ भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ तारीफ़ दे रखी है, आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये साबका और लाहिका, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम देखेंगे साबका और लाहिका। साबका अरबी ज़बान का लफ्ज़ जिसके मायने हैं वो अमर जो पहले आए और किसी अंजाम को देने का ज़रिया बने, किसी अंजाम को देने का ज़रिया। उर्दू ज़बान में ऐसे बहुत से अल्फाज जिनके पहले साबका लगाकर इन्हें इसमें सिफत बना लिया गया है, जैसे अनपढ़, अनमोल, बाअसर, बाअदब, बरक्स, बहतर। तो इनमें क्या है? अनपढ़ और अनमोल में अनपढ़ और अनमोल में। इसके अलावा क्या था? बाअसर, बाअसर में बा। इसके अलावा क्या है? बरक्स, बरक्स में बर, और बहतर में भी बर। तो ये तमाम चीज़ें जो क्या कहते हैं, इसमें सिफत बना लिया, यानी जो पहले लगते हों। जैसे कहते हैं ना हिंदी में उपसर्ग, जैसे मैं आपको कहूँ खुश मिजाज, तो जो खुश है वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा साबका, क्योंकि खुश से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं। जैसे खुश मिजाज है, खुश किस्मत है, खुश नसीब है। तो ये जो खुश जो पहले लग रहा है, यानी जो शुरू में लग जाए, वो साबका कहलाएगा। इसी के बिल्कुल बरक्स है लाहका, बिल्कुल इसका अपोजिट है, समझ लीजिए आप, इसका अपोजिट है लाहिका। लाहिका अरबी ज़बान का लफ्ज़, इसकी डेफिनेशन देखें। लाहिका अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं अपने से पीछे वाली चीज़ से आकर मिलना। उर्दू में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे अल्फाज की है जिनके आखिर में लाहका लगाकर इन्हें इसमें सिफत बना दिया गया, जैसे अंजुम आरा, दिल अफरोज़, हैरत अंगेज़, धोखेबाज। तो ये जितने भी ना अंजुम का आरा, दिल अफरोज़ का अफरोज़, और हैरत अंगेज़ का इंगेज़, धोखेबाज का बाज, ठीक है, धोखेबाज इससे बहुत सारी चीज़ बन सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं, जैसे धोखेबाज हो गया, चालबाज हो गया। इसी तरह मैं कहूँ आपको दुकानदार, तो ये जो दार है ना, दार, ये आखिर में लग रहा है ना, तो ये चला बनेगा लाहिका। तो दुकानदार है, किराएदार है, चौकीदार है, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये लाहिका, यानी जो शुरू में लगे तो साबका और जो आखिर में लगे तो लाहिका। अब हम बात करेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवालात इनसे पूछे जाते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस क्या है। मुज़क्कर वो अल्फाज जो नर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे घोड़ा, बकरा, लड़का वगैरह, और वो अल्फाज जो मादे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे घोड़ी, बकरी, लड़की वगैरह। नीचे कुछ मुज़क्कर और मुअन्नस दिए गए हैं, गौर से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि मुज़क्कर जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है और मुअन्नस जो है वो फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मेल के लिए होगा और ये फ़ीमेल के लिए होगा। तो जैसे मर्द है, मर्द क्या है? मुज़क्कर है, तो औरत हो जाएगी मुअन्नस। लड़का क्या है? मुज़क्कर, तो मुअन्नस क्या हो जाएगी? लड़की। भाई क्या है? मुज़क्कर है, तो बहन क्या हो जाएगी? मुअन्नस। शौहर क्या है? मुज़क्कर है, तो बीवी क्या हो जाएगी? मुअन्नस। यानी जो औरत की जाति को बहुत कराता, जो मतलब जिससे ये पता चलता हो कि हाँ ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। जैसे बकरा जो है, मान लो बकरा, वो मुज़क्कर की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन बकरी किस में आएगा? मुअन्नस की कैटेगरी में। जैसे माँ जो है वो मुअन्नस हो जाएगी, लेकिन बाप जो है वो किस में आएगा? मुज़क्कर में आएगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो पेपर में किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें किस तरह से पहचान करनी है, कि अगर पेपर में, ये तो बहुत आसान है आपके लिए पहचान करना, ये आपके लिए पहचान करना बहुत आसान है, लेकिन पेपर में इस तरह के सवालात नहीं आते। पेपर में आते हैं जैसे बस। अब बस के लिए आप क्या कहोगे? क्या पहचान है कि बस मुज़क्कर में कहलाएगा या मुअन्नस में? तो बस चली गई या बस चला गया,
इसकी पहचान ये है कि हम अपने आप से जुमलों में उस चीज़ को इस्तेमाल करें कि बस चली गई। तो जो चीज़ चली गई, गई जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होगी? फीमेल के लिए, तो वो हो जाएगी मुअन्नस, यानी बस जो हो जाएगा वो मुअन्नस। अब कहूँगी पंखा, पंखा क्या हो सकता है? पंखा क्या हो सकता है? मुअन्नस होगा या मुज़क्कर होगा? तो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल ये है कि किसी भी, अगर कोई भी अल्फाज आपको दे दिया जाए, आप उसको अपनी रियल लाइफ में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उसे जोड़ के देखिए कि मैं उसको किस तरह बोलूँगा या किस तरह बोलूँगी। तो अगर मैं कहूँ कि पंखा चल रहा है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि पंखा चल रही है, ये तो गलत हो जाएगा। हम आम अमूमन जो इस्तेमाल करते हैं वो तो यही कहेंगे कि पंखा चल रहा है। तो पंखा की जो कैटेगरी आएगी वो मुज़क्कर में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी? मुज़क्कर में। आपको दे देंगे कुर्सी। अब कुर्सी गिर गया या कुर्सी गिर गई, कौन सा लफ्ज़ सही है? यानी सही जुमले में क्या बैठता है? तो अगर कहीं कुर्सी गिर गई तो मैं कहूँगी कुर्सी गिर गई, ये थोड़ी कुर्सी गिर गया, ये तो अटपटा सा लग रहा है ना अपने आप में। तो जो कहते हैं ना कुर्सी गिर गई, तो कुर्सी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुअन्नस हो जाएगी। ऐसे ही हम अपनी हर एक चीज़ को अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जुमलों में इस्तेमाल करके देखेंगे और फ़ौरन क्लियर हो जाएगा कि मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। इसको हम छाट के लिख सकते हैं और इसमें अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ गया तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये मुज़क्कर की कैटेगरी में आता है और ये मुअन्नस की कैटेगरी में आता है। यानी क्या मुज़क्कर की कैटेगरी में आ रहा है और क्या मुअन्नस की कैटेगरी में हो रहा है। तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मुहावरे की पहचान। ये तो समझ लीजिए कि पेपर में इतना ज़्यादा आता है कि मोस्टली हर कॉम्पिटिटिव या वैसे जो सीबीएसई के एग्ज़ाम होते हैं 6 से लेकर 12 तक के, उनमें 2, 4, 5 नंबर के, 6 नंबर के, कभी कभी 10-10 नंबर के मुहावरे दे देते हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो 2-4 क्वेश्चन तो उर्दू के अगर कॉम्पिटिटिव हो तो आते ही हैं। तो चलिए मुहावरे के बारे में हम समझते हैं कि मुहावरा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। मुहावरे के मायने हैं गुफ्तगू करना या हम कलाम होना, लेकिन अहले ज़बान की इस्तिलाह में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के इस मजमूए को कहते हैं जो किसी न किसी मज़दर से मिलकर बना हो और अपनी हकीकी माने के बजाय किसी दूसरे मजाजी मायने में इस्तेमाल किया गया हो। जैसे आसमान से बातें करना, हाथ पीले करना, दांत खट्टे करना। तो यहाँ में कुछ एग्जाम्पल है, देखिए। आपे से बाहर होना, इसका मतलब क्या है? बहुत गुस्सा होना। इसका मतलब है बहुत गुस्सा होना। मैंने ऐसा क्या किया जो आप बेवजह आपे से बाहर हो रहे हो। इस तरह से उसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या करना है? मीनिंग भी देखनी है और मीनिंग के साथ साथ ये भी देखना है कि जुमलों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे कोई भी आ जाए, आसमान सर पर उठाना, बहुत शोर करना। क्लास से उस्ताद के जाते ही बच्चे आसमान सर पर उठा लेते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी रियल लाइफ, जैसे मैंने कहा ना, अपनी हकीकी ज़िंदगी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जिन जुमलों का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें मुहावरों का इस्तेमाल करके मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। और कभी कभी आपको आ जाता है कहावत, कहावत। तो इन दोनों की पहचान भी आ जाती है कि मुहावरे और कहावत में क्या फ़र्क है, या फिर पूछ लेते हैं कि ये मुहावरा है या कहावत है। आपको एक क्वेश्चन देके पूछ लेंगे कि ये मुहावरे की कैटेगरी में आता है या कहावत के, तो आपको पहचान आना चाहिए। तो इसकी बहुत ही आसान पहचान है। जैसे एक कहावत है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। तो इसमें क्या आ रहा है? यानी, और एक है ये आपे से बाहर होना। तो मुहावरे की पहचान होती है कि लास्ट में ना आता है, और कहावत की पहचान है कि उसमें ना नहीं आता। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो टेढ़ा जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कहावत। और जिसमें ना आ गया, जैसे आसमान सर पर उठाना, ठीक है। इसके बाद आपे से बाहर होना, बाग बाग होना। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। बहुत खुश होना, बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। एग्ज़ाम का नतीजा देखते ही मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया? मैंने जुमलों में इस्तेमाल किया है वही जुमले जो हम आपस में बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं जिन जुमलों से। तो मुहावरे भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं बाओ हो रमूज़ो अक़ाफ़। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको, हर उर्दू वाले को ये जानना चाहिए कि रमूज़ो अक़ाफ़ क्या होता है। रमूज़ो अक़ाफ़ 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, रमूज़ और औक़ाफ़। सबसे पहले इन अल्फाज के माने जानने की कोशिश करते हैं जिससे आसानी के साथ हम उनको समझ सकेंगे।
रुमूज़ क्या होते हैं, औक़ाफ़ क्या है। रुमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मायने हैं अलामत यानी निशान। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मायने हैं ठहरना। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना क्यों बताया गया। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि बेटा आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, कोई मजमून लिखते हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ में हमें डैश लगाना है, कहाँ हमें कॉमा लगाना है, कहाँ वक्फा लगाना है, तो कहाँ सख्ता लगाना है और कहाँ सवालिया निशान लगाना है। तो इनकी पहचान जब आपको आएगी तो आप अपनी तरफ से जो भी पैराग्राफ लिखेंगे, चाहे वो मजमून हो या कुछ भी लिखेंगे, तो आपको ये पता होगा कि किस तरह से हमें इनका इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या CBSE के 6 से लेकर 12 तक के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ये इनसे सवालात ज़रूर आते हैं। तो हमें ये इसके बारे में जानना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या पहचान है। जैसे है सख्ता। सख्ता नंबर 1 पे क्या है, सख्ता। तो सख्ता क्या है जुमले में, ये देखो सख्ता की निशान अलामत क्या है, निशान क्या है, अलामत क्या है, ये देखिए सख्ता कहते हैं ये जो कॉमा टाइप है। जुमले में मुख्तलिफ़ अस्मा को अलग अलग करने के लिए, जैसे उमर, ज़ैद, अहमद और सलमान। तो अहमद और सलमान और वहाँ पे लगा देते जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं कि अब इससे ज़्यादा कोई नाम नहीं बचा तो हमने और लगा दिया। लेकिन अगर नाम है उमर, ज़ैद, अहमद, तो हम अगर ये कहेंगे ना उमर, ज़ैद, अहमद, सलमान, दानिश और जाहिद गए। इसके अलावा देखिए जुमले में मुख्तलिफ़ अस्मा को अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या हल्का सा वक्फा होता है, बहुत ही हल्का सा ठहराव होता है। उमर, ज़ैद क्या है, हल्का सा तो ठहराव है। अब यहाँ पे देखिए वक्फा क्या होता है, छोटे जुमलों को मिलाकर एक करने के लिए, जैसे अंगूर सेहतमंद ग़िज़ा है, ये लजीज़ है। अब इसमें क्या है, 2 जुमले हैं, 2 जुमलों को मिलाने के लिए इस वक्फा का इस्तेमाल होता है। इस वक्फा का इस्तेमाल किस लिए होगा, 2 जुमलों को मिलाने के लिए। फिर बात करेंगे राब्ता। राब्ता तो समझ में आ रहा है कि राब्ता क्या होता है, ताल्लुक़ पैदा करना, राब्ता करना। एक जुमले के 2 अलग अलग हिस्सों में रब्त पैदा करने के लिए यानी ताल्लुक़ पैदा करने के लिए, जैसे ज़ैद अस्सलामु अलैकुम, मुइन वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है, एक तरह से रब्त पैदा करा एक जुमले के 2 अलग अलग हिस्सों में। 2 अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये दोनों अलग अलग हिस्सों में, इनमें क्या करा, इन्होंने रब्त पैदा करा, तो इसी को हम कहेंगे राब्ता। और राब्ता की निशान, राब्ता की अलामत कुछ इस तरह से है। अब एक चीज़ है तफसीलिया। एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले से करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं तफसीलिया। रुमूज़ औक़ाफ़ मंदरजा ज़ैल है। क्या कह रहे हैं, रुमूज़ औक़ाफ़ मंदरजा ज़ैल है, और हमने ये डेश लगा के, ये तफसीलिया लगा के कह दिया सख्ता, वक्फ़ा, राब्ता वगैरह। इन्होंने क्या है, एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले से करने के लिए। तो आप समझ रहे हो कि जैसे हमने मान लो कोई वैसे भी लिखते हैं ना, अमूमन कुछ पॉइंट लिखकर और उसके बाद ये तफसीलिया लगाकर और फिर हम नीचे से शुरू करते हैं, इस तरह से आपने अक्सर देखा होगा। तो इन पैराग्राफ में इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। एक होता है ख़त्मा। ख़त्मा क्या है, ये देखिए, जुमले के ख़त्म होने पर और मुख़फ़्फ़फ़ हर्फ के दरमियान, जैसे मैंने खाना खा लिया, अब ये मुकम्मल हो गया जुमला, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होगा वो ख़त्मा होगा, डेश का इस्तेमाल। तो जुमले के ख़त्म होने पर, ये दिमाग में रखना कि जो जुमलों के ख़त्म होने पर इस्तेमाल हो उसी को हम कहेंगे ख़त्मा। लेकिन वावेन क्या है, वावेन वो है जो इक़्तिबास को नकल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में सब, यानी उनका कौल है, उनका इक़्तिबास है या उनसे रिलेटेड जो भी है। जैसे मान लो मैंने कहा बकौल मीर, और या फिर मिर्ज़ा गालिब ने ये कहा कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि मैंने और ऐसे करके बीच में चाहो तो आप मुकम्मल कर सकते हो कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया जो मरासले को मुकालमा बना दिया, उसके बाद मुकालमा बना दिया। अब ये मुकम्मल हो गया तो मैं इसे ब्रैकेट में डाल दूँगी, तो ये क्या कहलाएगा, ये वावेन कहलाएगा। ठीक है, इक़्तिबास को नकल करने के लिए, यानी किसी भी इक़्तिबास को, किसी के कौल को, ठीक है, उसको नकल करने के लिए जो इस्तेमाल होगा वो वावेन कहलाता है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।